नमस्कार दोस्तों, आपने अभी ये देखा होगा कि परसों भारत सरकार ने एक योजना अनाउंस करी, एक नई योजना सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया, जिसके तहत अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति की जानी है। इस नियुक्ति के प्रावधान जब सामने आए तो उसके बाद से बिहार के तमाम क्षेत्रों में, जैसे कि मुजफ्फरपुर हुआ, बक्सर हुआ, आरा हुआ, छपरा हुआ, इन सब जगहों पर व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सेम डे कल यह प्रदर्शन बहुत हिंसक रूप लेकर हमारे सामने आया। अब इन हिंसक प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप ये जानना समझना जरूरी हो गया है कि इस योजना में ऐसा क्या है, आपत्तिजनक क्या है, जिसको लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है और युवा आक्रोशित है, सड़क पर है और हिंसक है। उसके डेप्थ में जाने से पहले ये योजना के मुख्य प्रावधान हैं, उन प्रावधानों पर हमें नज़र डालनी होगी। ये संविदा के आधार पर नियुक्ति होनी है और संविदा के आधार पर नियुक्ति ये जो होनी है वो 4 साल के लिए होनी है। इसमें वह कोई भी बच्चा जिसने 17.5 वर्ष की उम्र को पूरा कर लिया वह प्रवेश पा सकता है। 17.5 से 21 की सीमा निर्धारित की गई है प्रवेश की, और उसमें अभी अमेंडमेंट भी आया है, 23 साल तक ये प्रवेश मिलेगा। इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो 10th की और 12th की योग्यता निर्धारित की गई है। भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो जैसे सामान्य भर्ती की प्रक्रिया होती है, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के जरिए जो सेना के अपने मानदंड हैं, उन मानदंडों के तहत सेना के तीनों सेनाओं के लिए ये प्रक्रिया की जानी है। मानदेय जो इसमें मिलना है, चूंकि हम वेतन नहीं कहेंगे, इसको मानदेय कहेंगे। मानदेय पहले वर्ष में 30,000 मिलेगा और प्रत्येक वर्ष में 3,500 की इसमें वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा, और अगले वर्ष में 33,500, अगले वर्ष में 37,000, और जब फाइनल चौथा ईयर होगा उसमें 40,000 रुपए का वेतन या मानदेय कह लें, ये मानदेय मिलेगा। चलें इसके आगे। जो मानदेय मिलना है, आपको बताया गया कि पहले साल में 30,000 और उसके बाद ये 30,000 प्रत्येक वर्ष में 3,500 बढ़ता हुआ 40,500 रुपए तक पहुंचेगा आपका। कुल मिला के जो आपका स्टार्टिंग है वो सालाना कहें, पर एनम के हिसाब से कहें तो ये 4.25 लाख से शुरू हो रहा है और 7 लाख पर जाकर के खत्म हो रहा है। उसके अलावा यदि किसी विशेष कार्य में लगाया जाता है, विशेष जगह पे लगाया जाता है, तो सेना जो देती है, यानी सेना के अन्य जो अलावेंसेस मिलते हैं, भत्ते मिला करते हैं, वो भत्ते आपको भी मिलेंगे आपके मानदेय में जुड़ करके। आप जब 4 साल बाद रिटायर हो रहे हैं तो आपको 11.71 यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 12 लाख रुपए एक मुश्त आपको मिलेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे इसे समझ लें। एक्चुअली आपका जो पेमेंट होगा, जो मिलेगा आपको, उसका 30% कट जाएगा। यानी 30,000 पहले साल आपका पेमेंट है, आपका मानदेय है, तो उसका 30% कट जाएगा। इन हैंड आपको 21,000 रुपए ही आने हैं, 30,000 नहीं, इन हैंड आपको 21,000 रुपए ही मिलने हैं। बाकी 9,000 रुपए कट जाएगा, कट के सेवानिधि में चला जाएगा। अब इस 9,000 के पैरेलल सरकार भी 9,000 कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कि प्रत्येक महीने आपके पास आपके बैंक में आ रहे हैं 21,000 और आपके बैंक में जमा हो रहा है 18,000 पहले साल में, और इसी अनुपात में ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। और बढ़ते हुए 4 साल में जो एक अग्निवीर होगा उसकी तरफ से उसके सैलरी से 3,84,000 रुपए कटेंगे और सरकार अपनी तरफ से उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी, 3,84,000। कुल रकम जो होती है वो 7,68,000 होती है और ये इंटरेस्ट समेत बनती है 11,71,000 रुपए, जो कि आप जब रिटायर किए जाएंगे 4 साल बाद तो आपको एक मुश्त मिलेगी। और खास बात ये कि ये रकम इनकम टैक्स फ्री होगी, इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। चलें इसके बाद इसमें अगर आप सेवा अवधि के दौरान उस 4 साल में किसी मुठभेड़ में आप शहीद हो जाते हैं तो वहां पर आपको जो लाभ मिलने जा रहा है
उसमें आप जैसे ही सेवा में प्रवेश करेंगे 48 लाख का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस है। नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपको उसका प्रीमियम नहीं भरना है, वो प्रीमियम सरकार भरेगी, खुद ही इंश्योरेंस करवाएगी, और वो 48 लाख का इंश्योरेंस है। उस 48 लाख में जुड़ जाएगा अगला 44 लाख। ये अतिरिक्त अनुग्रह राशि होगी जो सरकार अपनी तरफ से देगी। और मान लेंगे 2 साल की सेवा के बाद आप शहीद हो गए, तो बाकी 2 साल का जो वेतन बनता है, बाकी 2 साल का वेतन जो कि कम से कम 10 से 12 लाख रुपए होगा, वो वेतन भी आपके परिवार को मिलेगा। यानी कि 48, 44 और 10-12 लाख आप जोड़ लें तो अमूमन एक लमसम जो अमाउंट आएगा वो 1 करोड़ का आएगा, जो आप अगर सेवा के दौरान शहीद हो गए तो आपके परिवार को बैकअप के रूप में मिलेगा 1 करोड़ का। अगर नहीं हुए, और जैसा कि इस योजना में कहा गया है कि 25% युवाओं को कंटिन्यू किया जाएगा, 75% को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। आप सेवा मुक्त हो गए, उसके बाद जो लाभ है उसमें स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से ये घोषणा है कि गृह में, रेलवे में, उद्योग जैसे विभागों में जब नियोजन होगा तो नियोजन में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा कल ही भारत के गृह मंत्री ने घोषणा की कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में जब नियुक्ति होगी, नियोजन नहीं नियुक्ति होगी जब, तो उस नियुक्ति में आपको स्पेशल वेटेज मिलेगा, स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके साथ कल ही यूपी और एमपी की सरकारों ने घोषणा की कि उनके यहाँ अगर पुलिस भर्तियां होती हैं तो उन पुलिस भर्तियों में अग्निवीरों को प्रेफरेंस और वेटेज दिया जाएगा। ये तो सरकार का पक्ष हो गया। अगर सरकार में आप नहीं जाते हैं तो भी निजी क्षेत्र में नियोजन के बहुत बड़े अवसर खुलेंगे। क्यों खुलेंगे इसको समझें। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और तमाम जितने भी लॉजिस्टिक्स के एरिया हैं, उन हर जगहों पे धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और उस प्राइवेटाइजेशन में एक स्किल्ड और ट्रेंड मैन पावर की जरूरत है, जो कि आप होंगे, सर्टिफिकेट के साथ होंगे। और वहां पर जब कभी कोई नियुक्ति होनी होगी तो उस नियुक्ति में आप पहली पंक्ति में अपने आप को पाएंगे। ये आपके सेवा पश्चात मिलने वाले लाभ हैं। अब हमें समझना ये है कि इस योजना को लेकर के जो विरोध हो रहा है, उस विरोध के परतें कहाँ हैं और इस योजना को लॉन्च करने के पीछे का रीजन क्या है। हमें ये समझना होगा कि ये योजना देश के लिए कितनी लाभकारी है। एक एक करके पहले चीजों को समझे, फिर हम ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स जो हैं उन पर भी हम आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि भारत की सेना आज की तारीख में 14.5 लाख की सेना है। ठीक है कि हम एक बड़ा सैन्य बल रखते हैं, लेकिन अभी जो हमारा रक्षा खर्च है वो नो डाउट बेहतर है, लेकिन उस रक्षा खर्च का आधा हिस्सा वेतन पेंशन पे चला जाता है। हमें कोई ऐसा रास्ता जरूर तलाशना होगा जिसमें कि पैसे बचे, और पैसे बचे जिनका उपयोग हम आधुनिक चीजों पे कर पाए, हम सेना के आधुनिकीकरण पे कर पाए। पहली चीज ये जरूरी है कि सैन्य बल में बढ़ोतरी हो। 14.5 लाख की सेना है हमारे पास, नो डाउट छोटी सेना नहीं है ये, लेकिन बगल का पड़ोस 20 लाख की सेना है उसके पास। अन्य चीजों को छोड़ दें तो संख्या बल के आधार पर भी वो हमसे आगे है, तो कंपीट करने के लिए हमें अपने सैन्य बल में बढ़ोतरी करनी होगी। उस बढ़ोतरी का एक अच्छा माध्यम अग्निवीर योजना है, जिसके जरिए ऐसा तय किया गया है, ऐसा बताया गया है कि ये जो भर्तियां होंगी, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष 46,000 भर्तियां की जाएंगी। वर्तमान में जो भर्तियां हो रही हैं वो कितनी हो रही हैं, तो प्रत्येक वर्ष 60,000 लोग अमूमन रिटायर होते हैं सैन्य बलों से, और उनकी जगह को त्वरित रूप में भरने की प्रक्रिया है हमारे पास। जितने लोग रिटायर होते हैं 60,000 लोग, उनके बदले में 60,000 लोग भरे जाते हैं।
अब ये एक्स्ट्रा 46,000 लोग हमारे भरे जाएंगे और इस 46,000 में 25% आगे सेना में कंटिन्यू करेंगे जिनका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। परफॉर्मेंस के आधार पे कंटिन्यूमेंस तय होगी। तो सैन्य बलों में जो सैन्य बल की क्षमता की कमी है, उस कमी से निपटने का एक बेहतर तरीका हो सकता है ये। दूसरी चीज कि जब वेतन और पेंशन पे जो खर्च है उस खर्च में कटौती होगी, तो उस कटौती का इस्तेमाल हम सेना के पूंजीगत खर्चे पे करेंगे, सैन्य आधुनिकीकरण पर करेंगे। वस्तुतः आज के युग में जो जंग हो रही है, अभी हम उसमें यूक्रेन और रूस में जो जंग होती हुई देख रहे हैं, उस जंग में आपने एक चीज देखी होगी, जब जंग छिड़ी तो यूक्रेन के लोगों को यूक्रेन की सरकार ने हथियार थमाना शुरू किया और हथियार थमा के उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया कि जंग में जाके लड़ो। अब जब प्यास लगे तब कुआं खोदा जाए तो प्यास कितनी बुझेगी, ये यूक्रेन को देखकर आप समझ सकते हैं। क्या पहले कुआं खोद लेना उचित नहीं होगा? ये जो 75% लोग निकलेंगे वो सैन्य क्षमता से परिपूर्ण लोग होंगे और जब कभी जरूरत देश को पड़ेगी उन्हें देश की सेवा के लिए कॉल किया जा सकेगा। युवाओं की एक फौज तैयार होगी जो सैन्य क्षमता से भरी होगी, सैन्य प्रशिक्षण और सैन्य अनुशासन में बली बढ़ी होगी और उसे तब हमें हथियार चलाना सिखाना नहीं होगा और प्लाटून में ब्रिगेड में कैसे काम करना है ये सिखाना नहीं होगा। हम सीधे कॉल करेंगे, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, हम दो दुश्मनों के बीच फंसे हुए हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो वहां पर हम तैयार रहेंगे, हम एक कॉल करेंगे और हमारे युवा हमारे देश के लिए आ जाएंगे। तो एक भविष्य की क्षमता का निर्माण होना है, एक ऐसी क्षमता का निर्माण जिसमें एक युवक एक सिविलियन भी होगा, एक सिविलियन एक आर्मी मैन भी होगा। दूसरी चीज ये कि सैन्य आधुनिकीकरण, अब जो सेना का वार का तरीका है वो चेंज हो रहा है और उसमें अब साइबर वार शामिल है, उसमें अन्य किस्म के अभी जो वार चल रही है रूस यूक्रेन के बीच, उसमें निजी सेनाएं तक आ गई हैं। ऐसी स्थिति में जंग की बदलती तकनीकों के मुकाबले हमें अपने पूंजीगत खर्चे को बढ़ाना होगा। पूंजीगत खर्चे को बढ़ाने के लिए कोई न कोई उपाय तो हमें करना होगा, उसमें एक बेहतर उपाय है। अगली चीज ये कि जो लोग आ गए अग्निवीर बनके, वो सैन्य अनुशासन में 4 साल रहेंगे, ट्रेनिंग लेंगे 4 साल, स्वास्थ्य के संबंधी जागरूकता आएगी, 4 साल सेना में रहने का अनुभव उनके भीतर में आत्मविश्वास पैदा करेगा और ये आत्मविश्वास से भरे हुए युवक, अनुशासित युवक इस देश की पूंजी होंगे, इस देश का खजाना होंगे और ये सामाजिक परिवर्तन के कारक बनेंगे। समाज के स्तर पे इससे परिवर्तन दिखेगा। आर्मी मैन देश की रक्षा का काम सिर्फ आर्मी मैन का नहीं है, सिविलियन का भी है और वह सिविलियन समझ नहीं पाता कि किस तरह करें, वह समझा दिया जाएगा। तो इस तरह से एक नया समाज बनेगा जो सिविलियन होते हुए भी अपनी सैन्य जिम्मेवारी को समझता है और जरूरत पड़ने पे सैन्य क्षमता का भरपूर उपयोग कर सकता है। अगली चीज ये कि क्या हम कोई अजूबा काम कर रहे हैं? क्या ये ऐसा जब भारत में हो रहा है पहली बार हो रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इससे पहले ये व्यवस्था कई देशों में लागू है, इजराइल में लागू है, नॉर्वे में लागू है, स्विट्जरलैंड में लागू है, उत्तर कोरिया में लागू है, दक्षिण कोरिया में लागू है, रूस में लागू है, चीन में भी लागू है। यानी कि सैन्य नियोजन का ये नया तरीका अब एक लोकप्रिय तरीका है जो अभी तक भारत में नहीं था, अब इसे भारत में भी अपनाया जा रहा है। इसके जरिए नए तरीके से सेना को हम सैन्य बल भी उपलब्ध कराएंगे और जरूरी क्षमताओं को भी उपलब्ध कराएंगे। अब हमें समझना ये है कि मैंने इसका शीर्षक दिया है अग्निपथ, क्यों लथपथ लथपथ। क्या ऐसा है इसमें कि देश का युवा सड़कों पर उतर आया, आक्रोशित इतना हुआ कि हिंसात्मक हो गया, होता जा रहा है। जो कल दृश्य देखे गए हैं
इतनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की आशा तो सरकार ने भी नहीं की होगी, जो कि जस्ट बाद, यानी कि स्कीम के अनाउंसमेंट के जस्ट बाद आई। अब इस स्कीम को लेकर के जो ऑब्जेक्शंस दी गई, उस ऑब्जेक्शंस को हमने दो वर्गों में बांटा है आपको समझने समझाने के लिए। एक ऑब्जेक्शन वो जो कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञ दे रहे हैं, और दूसरा ऑब्जेक्शन वो जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है। तीसरे ऑब्जेक्शन पर भी हम बात करेंगे जो छात्रों का पक्ष है। पहले इन दोनों को समझें। जो ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स बताए गए हैं, जो विशेषज्ञ वाले पॉइंट्स हैं वो इधर है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के पॉइंट हैं वो इधर रखे हैं हमने। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास 60,000 लोग नियुक्त होते हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए हमारे पास एकेडमीज हैं, उनमें सीट्स हैं। अब आप कह रहे हैं कि 46,000 हम इसमें और जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने से पहले क्या आपने ट्रेनिंग स्कूल्स, ट्रेनिंग एकेडमीज, उनके सीट बढ़ाई, उनकी व्यवस्था करी, उसकी संरचना आपने तैयार करी? नहीं करी तो ट्रेनिंग कैसे देंगे? पहली चीज। दूसरी चीज कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी गुणवत्ता भी प्रश्नों के घेरे में है। आमतौर पे सैन्य प्रशिक्षण जो दिया जाता है एक युवक को, वो 44 हफ्ते का होता है, और यहाँ जो दिया जाने वाला है वो 6 से 8 हफ्ते का दिया जाने वाला है। तो क्या 6 से 8 हफ्ते का प्रशिक्षण, यानी कि 2 महीने, 2-2.5 महीने, इस 2-2.5 महीने के प्रशिक्षण में एक युवक को हम सेना की सारी परिपाटियां और सारी जरूरतों से अवगत करा ले जाएंगे? क्या उसे हम उस लायक बना ले जाएंगे कि अगली चीज इसमें है कि वो फ्रंट पर जाकर कन्फ्रंट कर ले? क्या ये जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, यह प्रशिक्षण उन्हें मोर्चे पर आमने सामने गोलियों की चीख पुकार के बीच में गोली चलाने की मेंटालिटी दे पाएगा? क्या इस छोटे से अवधि में हम प्रशिक्षण दे करके उन्हें फ्रंट पर लड़ने के योग्य बना पाएंगे? अगला प्रश्न है। अगली चीज ये कही जा रही है कि ये जो 25% का प्रलोभन है कि 25% लोग कंटिन्यू किए जाएंगे, तो ये 25% लोग जो कंटिन्यू किए जाएंगे उनके बारे में ये कहा गया है कि ये इनकी योग्यता के आधार पर, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन की जाएगी, उन्हें नियमित किया जाएगा। अब ये कौन जानता है कि वो योग्यता के आधार पर होगा कि अफसरों की जी हजूरी के आधार पर होगा? क्योंकि रिपोर्ट्स तो उन्हें बनानी है अपने कैडेट्स की, जो रंग रूप वहां जा रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग तो सर उनको करना है। तो क्या ये 25% का प्रलोभन सेना में सेना के अफसरों की जी हजूरी को और समवाट मैनर घूसखोरी को नहीं बढ़ाएगा? ये प्रश्न भी आ रहा है। अगली चीज की हमारे यहाँ रेजिमेंटल व्यवस्था लागू है। अब हम ऑल ओवर इंडिया से ले रहे हैं, हर जगह से ले रहे हैं, और विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस तरह की नियुक्तियां जिनमें कि हर साल आप 100 लोगों को ले रहे हैं और 100 लोगों में से 75 को निकालेंगे, आगे चल के 25 को रखेंगे, उस रेजिमेंट की जो रेजिमेंटल व्यवस्था है उसमें व्यवधान पड़ने की संभावना है। अगली चीज कि सरकार इसे बेरोजगारी के समाधान के रूप में पेश कर रही है, और युवाओं का जो सबसे बड़ा दर्द है वो यही है कि ये कौन सा रोजगार हुआ जिसमें 4 वर्ष बाद हम पुनः बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो ये क्या बेरोजगारी की समस्या का पूरी तरह से समाधान है? कहना है विशेषज्ञों का कि इससे बेरोजगारी की समस्या का पूरा समाधान होने नहीं जा रहा है, हमें इस पर और काम करने होंगे। संभवतः यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, हालांकि ऐसा है नहीं। फैसला काफी सोच विचार के, कई राय मशवरों के बाद से, लंबी बहसों की प्रक्रिया के बाद से लिया गया फैसला है। अब इधर के ये जो वो थे तर्क थे, ये तर्क इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ अभी तक दे रहे हैं वो तर्क थे। अब थोड़ी सी आपत्तियां हम उनकी ले लें, जो कि ये मैंने कहाँ से लिया है, तो कल बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने इस योजना के बारे में जो कुछ ऑब्जेक्शंस दिया वो सीधे सीधे मैं वो ऑब्जेक्शंस आपके सामने रख रहा हूँ, है ना।
नेता प्रतिपक्ष ने सबसे बड़ी जो आरोप उस पर आरोप लगाया इस स्कीम पर, वो ये लगाया कि लैटरल एंट्री और संविदा पर बहाली, ये दोनों आरक्षण को खत्म करने की कोशिश है। इन दोनों के जरिए उनका ये कहना है कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है बैकडोर से, दूसरे तरीके से। दूसरा जो तर्क उन्होंने दिया वो ये दिया कि ये तो मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल तर्क ही है ना। संघ के युवाओं को, संघ मतलब आरएसएस, उनका ये कहना है कि संघ के युवाओं के, वो युवा जिनके बारे में उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया गंदे मस्तिष्क वाले लोग, उनको सरकार सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रही है, ये दूसरा उन्होंने कहा। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद, जातिवाद और घुसखोरी बढ़ेगी। चौथा उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी व्यवस्था कर रही है जिसमें भाजपा के जो पूंजीपति मित्र हैं, उन मित्रों के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की रखवाली के लिए ये लोग नियुक्त होंगे। और अगली चीज इन्होंने कही कि कानून व्यवस्था की समस्या आएगी। अब थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा आरक्षण खत्म करने की कोशिश, क्या सचमुच ऐसा ही है कि आरक्षण खत्म करने की कोशिश है? अगर ऐसा है कि नियोजन की प्रक्रिया से आरक्षण खत्म होता है, तो बिहार के समस्त नियोजन की प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है और इसमें ऐसा तो कहा नहीं गया कि इसे खत्म किया जाना। दूसरी चीज की ये, अब इस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो प्योरली पॉलिटिकल पॉइंट है कि सब संघ के युवाओं को सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग दी जा रही है, ये पॉलिटिकल पॉइंट है, इस पर बहुत ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा इस पर कि भाई भतीजावाद, जातिवाद, घुसखोरी, और इसको जोड़ा जा रहा है इस वाले पॉइंट से कि 25% का प्रलोभन भाई भतीजावाद को बढ़ाएगा, सेना में जातिवाद को बढ़ाएगा, सेना में घुसखोरी को बढ़ाएगा। ये आशंका विशेषज्ञों की तरफ से है और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी है। पहली बात करते हैं भाई भतीजावाद। अच्छा नहीं होता, कहीं नहीं होना चाहिए, योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होनी चाहिए। सेना में एक कोटा होता है, एक्स आर्मी मैन कोटा, और वो भाई भतीजावाद का एक लीगलाइज्ड फॉर्मेट है। आप अगर एक्स आर्मी मैन है या आप आर्मी मैन है तो आपके बच्चे को कोटा मिलता है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। दूसरा रहा जातिवाद, कहां से घुस आया इसमें? एक तरफ आप कहते हैं कि आरक्षण खत्म होगा, दूसरी तरफ कहते हैं जातिवाद बढ़ेगा, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? तीसरी चीज घुसखोरी बढ़ सकती है, इस बात से कोई इनकार नहीं। तो क्या जहां नियुक्ति होगी वहां नहीं होगी घुसखोरी? क्या सेना में नियमित नियुक्त है और सेना का अफसर भ्रष्ट है तो क्या वो नहीं लेगा घूस? यानी इस बात से कि इस व्यवस्था के कारण घुसखोरी बढ़ जाएगी कोई प्रश्न नहीं बनता। क्या जहां अन्य व्यवस्थाएं हैं, जहां नियमित नियुक्तियां हुई हैं, वहां घुसखोरी नहीं है? घुसखोरी एक मानवीय प्रवृत्ति है, वो कहीं भी हो सकती है और पर्टिकुलर इस कारण तो नहीं होगी। अगली चीज, ये पूंजीपति मित्रों की व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की रखवाली में नियुक्त होंगे 4 साल बाद, हो सकते हैं वो मुफ्त में होंगे। अगर रखवाली पे नियुक्त होंगे तो पैसा नहीं लेंगे, किसी की गुलामी करेंगे वो, उसके लिए उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर वो नियुक्त भी होते हैं, आज की तारीख में आप देखें 8,000 से लेके 12 से 15,000 रुपए पर एसआईएस में खट रहे हैं लोग, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बन के, और उसके लिए भी सिफारिशें लगानी पड़ रही हैं। यहाँ आप सेना का सर्टिफिकेट लेकर के आउट हो रहे हैं, आपके लिए कोई वो नहीं होगा। तो अगर आप उन्हीं भाजपा के पूंजीपति मित्रों, कांग्रेस के पूंजीपति मित्रों, आरजेडी के पूंजीपति मित्रों, जेडीयू के पूंजीपति, जो इनके भी पूंजीपति मित्रों की रखवाली में ये जाएं, जहां भी जाएं वहां मुफ्त में तो नहीं जाएंगे ना, पेमेंट लेंगे। दिक्कत क्या है? अगली चीज जो बड़ी गजब की रखी गई वो ये थी कि ये शस्त्र प्रशिक्षित युवा होंगे और 4 साल बाद निकल गए तो हथियार उठा लेंगे। गजब का तर्क है भाई,
अब इतना बेहतरीन तर्क तो मैं सोच भी नहीं सकता। इस आधार पे तो 14.5 लाख लोग जो सेना में नियोजित हैं, वो जब लौटेंगे तो शस्त्र उठा लेंगे, अपहरण शुरू कर देंगे, रंगदारी शुरू कर देंगे। पुलिस बल में जितने लोग हैं सब शस्त्र प्रशिक्षित लोग हैं, और वो आएंगे, रिटायर होकर नौकरी नहीं रहेगी, उसके बाद से वो रंगदारी शुरू कर देंगे, अपहरण उठाईगिरी शुरू कर देंगे। क्या तर्क देते हैं आप? जो आपने कभी सुना है क्या कि सेना से जो प्रशिक्षित है या सेना से जो रिटायर्ड है, इवन जो सेना से निकाल दिया जाता है, क्या कभी शस्त्र उठाने या इलीगल काम करने का इक्का दुक्का एग्जाम्पल मिलेगा? प्रवृत्ति नहीं मिलेगी। आपको सेना में प्रशिक्षित किया जाता है और कानून के हिसाब से चलना सिखाया जाता है। आप सीख के आएंगे और कानून के अगेंस्ट जाएंगे, ये आप कह रहे हो कि सिखा रहे हो? आप कह रहे हो, आप ऑब्जेक्शन दे रहे हो कि इन युवाओं को दिशा दे रहे हो कि 4 साल बाद आओ तो ये करो। क्या दे रहे हो मैसेज समाज को? हमें इस चीज को समझना होगा। अब इस मुद्दे को लेकर के जो सबसे बड़ा प्रश्न है और जिस प्रश्न के कारण हमारा युवा आंदोलित है, आक्रोशित है सड़कों पर, उसको ये लगता है कि 4 साल में हमें झुनझुना थमा के, लॉलीपॉप थमा के मुंह से खींचा जा रहा है, और उसे ये लगता है कि 4 साल बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। हमें ये देखना होगा कि क्या सचमुच वो 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे? तो ध्यान से समझें। आपके सामने उस 4 साल बाद पहली चीज की है कि 25% युवा तो बेरोजगार नहीं होंगे, इसकी गारंटी है, वो सरकार ले रही है। बाकी जो 75% बेरोजगार होंगे उनके लिए सरकार क्या कर रही है? तो कल गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि जैसे ही वो बच्चा आएगा सर्विस में, सर्विस के साथ उसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। अगर वो हाई स्कूल करके गया है या इंटर करके गया है, तो जो भी करके गया है इग्नू के जरिए उसको कोर्स की सुविधा दी जाएगी। और इस कोर्स की सुविधा में सबसे खास बात क्या होगी कि इसमें 50% क्रेडिट जो आपको जाना है वो आपके ट्रेनिंग और सर्विस को जाना है। यानी कि जो आप करेंगे उसमें आप ग्रेजुएशन करके लिखने, चूंकि नई इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट है, वो यहाँ भी लागू है। 50% क्रेडिट आपको अपने ट्रेनिंग पर ही मिल जाएगा। वो विशेष कोर्स डिजाइन किया जा रहा है जिसमें कि युवक को 50% क्रेडिट उसके ट्रेनिंग का मिलेगा, बाकी 50% के लिए उसे एग्जाम देना होगा। एग्जाम देके हाई स्कूल में है तो इंटर के सर्टिफिकेट के साथ, इंटर में है तो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के साथ वो बाहर होगा। यानी उसकी योग्यता एनहांस होगी, पढ़ाई रुकनी नहीं है। अगर उसको आगे पढ़ने का मन करता है तो कब वो रिटायर हो रहा है? अगर वो 17.5 की उम्र में, 18 की उम्र में प्रवेश कर रहा है तो 22 की उम्र में वो रिटायर हो रहा है। 22 के बाद से अगर वो चाहता है कि पढ़े तो वो अपने दम पर पढ़ने के काबिल होगा, क्योंकि उसके पास 12 लाख रुपए होंगे जिससे वो सेल्फ फाइनेंसिंग कर सकता है। आपको तय करना है आप 37 साल तक अपने माँ बाप के सर पर बोझ बनकर रहेंगे कि 22 साल में अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। ये आपको तय करना है, ये आप समझे कि आपको क्या करना है। अपने दम पर अगर पढ़ने का आपको मन है तो आगे आप ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, उसके आगे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। आपको जिस क्षेत्र में जाना है जाइए, कोई रोक नहीं है। आपके पास पैसे हैं और उतने पैसे हैं जितने में आप आराम से अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हो और शिक्षा पूरी करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको आगे नहीं पढ़ना है तो भी कल ही ये घोषणा हुई है कि सीएपीएफ में, असम राइफल में, स्टेट सर्विसेज की जितनी भी सेवाएं होंगी, पुलिस सेवाएं इत्यादि, उनमें आपको स्पेशल वेटेज मिलेगा। जब नियुक्तियां होंगी तो आप स्पेशल वेटेज के हकदार होंगे, आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा, यहां आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर यहां नहीं मिली तो आपके सामने अगली चीज होगी निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र को सरकार से प्रशिक्षित लोगों पर बड़ी आशा होती है, और ऐसे में आप अगर इस 4 साल के अनुभव का सर्टिफिकेट लेकर निजी क्षेत्र में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो नौकरी न मिलने का प्रश्न ही नहीं होता। यानी यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी आप 22 साल के बाद कर सकते हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं
तो वो भी आप 22 साल के बाद कर सकते हैं। आप उसके लिए सक्षम होंगे, सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे। और अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते, स्वनियोजन में जाना चाहते हैं, तो 12 लाख की रकम आज की तारीख में भी किसी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, किसी भी उद्यम के लिए छोटी रकम नहीं है। आप अपना कोई भी एक प्रतिष्ठान शुरू कर सकते हैं। साथ में सरकार एक सुविधा और दे रही है। वह सुविधा क्या है कि जितने अग्निवीर होंगे उनको इस 12 लाख के बाद यदि वो अपने नियोजन में अपना कोई प्रतिष्ठान खोल करके अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं, तो बैंक को कहा गया है 18 लाख 18 लाख की अनिवार्य लोनिंग होनी है आपको। यानी अगर आप चाहते हैं बड़े स्तर पे काम करने के लिए, तो 12 लाख आपको जो मिल रहे हैं वो, और बैंक आपको अनिवार्यता ये गारंटी देने की बात की गई है, गारंटी देगी सरकार की, बैंक 18 लाख आपको लोन करेगा। 30 लाख रुपए होंगे आपके पास। उस 30 लाख रुपए से आप चाहें तो अपना प्रतिष्ठान खोलकर न सिर्फ अपनी आजीविका चला सकते हैं, बल्कि 2-4 और लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस योजना का कोई भी पक्ष आपत्तिजनक है। इसमें जो प्लान किया गया है, उस प्लान का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के युवा को सैन्य प्रशिक्षण देकर भविष्य के लिए तैयार करना है। इसके लिए एक आकर्षक पैकेज के साथ सरकार आई है। आपको 40 साल बाद रिटायर नहीं किया जा रहा है, आपको 22 साल बाद रिटायर किया जा रहा है। उसके बाद बिहार सरकार में नौकरी तो 37 साल तक मिलती है। अगर आप कैटेगरीज में आते हैं तो वो 40-42 साल तक जाती है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। इवन यूपीएससी भी 32 तक है। रोकता कौन है? माँ बाप के मत्थे पर बैठ करके पढ़ने से 32 साल तक रगड़ रगड़ के तैयारी करने से बेहतर है कि 4 साल में जाओ, कुछ ज्ञान ले आओ, कुछ पैसा ले आओ, और ले आके तब पढ़ना है तो पढ़ो, नौकरी करना है तो नौकरी करो, और अपना रोजगार करना है तो अपना रोजगार करो। बेस्ट एज टू मूव एनीवेयर वेयर यू वांट। थैंक यू।